दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं सतवीर दलाल अपने YouTube के भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम जिस शख्सियत से रूबरू हो रहे हैं वो एक बहुत बड़े शिक्षाविद हैं और एक बहुत बड़े समाज सेवी इंसान है जो काफ़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं और काफ़ी शैक्षणिक संस्थाओं को का प्रतिनिधित्व भी कर चुके हैं। ये हैं डॉक्टर अशोक बंसल जी। तो सबसे पहले अशोक बंसल जी का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी विशेष प्रार्थना से इन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला और हमारे भारत लिंक के दर्शकों से रूबरू होने के लिए तैयार हुए। तो डॉक्टर साहब सबसे पहले तो हम अपने भारत लिंक चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सदवी जी। आप भारत लिंक की टीम का नेतृत्व करते हुए मुझे मिलने के लिए आए जी और मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा हम अपने सब्सक्राइबर की तरफ से हमारे जो सदस्य हैं वो आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये पूछना चाहेंगे कि आप अपने सफ़र के बारे में बताएं सर, और उसके बाद जो आपकी कार्यविधि है उसके बारे में हम पूछना चाहेंगे। लेकिन आपका कहाँ जन्म हुआ, कहाँ से आपने एजुकेशन ली, थोड़ा अपने बारे में बताएं सर। सती जी, मैं रोहतक गांव है खरखोदा रोहतक के अंदर जी रोहतक जिले में था जी, लेकिन अब सोनीपत जिले में है जी। तो उस गांव से मैं पैदा होने के बाद प्राथमिक शिक्षा मैंने वहीं से प्राप्त की है जी। और उसके बाद मैंने दिल्ली में अपनी शिक्षा स्कूल शिक्षा पूरी की। बहुत बढ़िया। दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ जी जी जी। और उसके बाद कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से पोस्ट ग्रेजुएशन और करनाल NDRI डेली साइंस कॉलेज से भी मैंने अपने PhD पूरी की जी, और उसके बाद शिक्षा जगत में मैंने एंटर किया जी कॉलेज। बहुत बढ़िया सर। तो डॉक्टर साहब आप किन किन संस्थाओं से जुड़े रहे, आपने कहाँ कहाँ पर अपनी शिक्षा का विस्तार किया, बच्चों को कहाँ कहाँ ज्ञान दिया आपने? पढ़ाई के बाद जैसे मैंने बताया कि मेरी PhD पूरी हुई थी जी, उसके बाद मेरी वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत वैश्य कॉलेज भिवानी में मेरी अपॉइंटमेंट हुई। वहां की मैंने अप्लाई किया था तो मेरा सिलेक्शन हुआ जी, और 3 साल मैंने वहां काम किया और उसके पश्चात वहां का मेरा टेन्योर पूरा हो रहा था तो मुझे अपने परिवार की जरूरत के हिसाब से और मेरे गांव के नजदीक होते हुए मैंने यहाँ पर वैश्य एजुकेशन सोसाइटी के अंतर्गत वैश्य कॉलेज रोहतक में कार्य किया है जी, और मैं 2018 में अभी एसोसिएट प्रोफेसर के पद से रिटायर हुआ जी जी जी। तो लगभग 35 साल का मेरा ये बहुत बढ़िया सर शिक्षण का सफर रहा है। इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी से भी जुड़े थे आप? हाँ जी हाँ। वैश्य कॉलेज रोहतक से रिटायर होने के बाद में मेरे को वहां पर कार्य करने का इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी उसमें कार्य करने का भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है जी, जी, जी। और वहां पर मैंने एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर HOD जी 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 वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी में जी, और इवन एनवायरमेंट साइंस का भी मैं अध्यक्ष रहा हूँ जी, HOD रहा हूँ, और लाइफ साइंस का डीन का कार्य भी मैंने किया है जी जी। बहुत बढ़िया सर। अच्छा हमने सुना है सर कि आपने भारत विकास परिषद से भी जुड़े हुए थे और लगभग सभी प्रमुख पदों पर आपने काम किया। तो आप भारत विकास परिषद से कब जुड़े सर और क्यों जुड़े? ये लगभग 1998 की बात है जी, जब मुझे पता चला कि भारत विकास परिषद एक गैर राजनीतिक जी राजनीतिक नहीं है जी, सामाजिक संस्था है जी, और जी, मैं अपने जो जॉब के साथ में किसी राजनीतिक संस्था में नहीं चाहता था तो सामाजिक संस्था है ये, उसमें मैंने कार्य किया जी, और ये संस्कार को बढ़ाने का कार्य करती रही है और 2 बिंदुओं के इसका फोकस रहा है, संस्कार और सेवा जी। वैसे तो ये 5 बिंदुओं पे काम करती है, संपर्क, सहयोग, संस्कार, सेवा और समर्पण। इसमें लेकिन किन पदों पर कार्य किया आपने? मैंने रोहतक शाखा में सचिव, अध्यक्ष और प्रांत में जिला रोहतक और झज्जर जिला और हरियाणा दक्षिण प्रांत होता था। हरियाणा के 3 भाग होते थे, दक्षिण, उत्तर और पश्चिम। तो हमारा जो जोन हमारा एरिया हरियाणा के दक्षिण भाग में आता था जी 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 जी। तो
दक्षिण में भी प्रांत कार्यकारिणी का मैं सदस्य रहा हूँ। जी। भारत विकास परिषद काम क्या करती है और इसमें फंड कहाँ से आता है डॉक्टर साहब? जैसे बताया कि ये एक सामाजिक संस्था है, ये किसी से भी कोई सरकार से फंड नहीं लेती है, लेकिन समाज के जो व्यक्ति हैं वो प्रबुद्ध जन संपर्क करने पर वो डोनेशन भी देते हैं, सहयोग भी करते हैं। जी। लेकिन ज्यादातर इसमें जो परिषद के सदस्य हैं वो ही अपनी कंट्रीब्यूशन देते हैं। अच्छा जी। और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से वो अपने समाज को आगे ले जाने के लिए कोशिश करते हैं। बहुत बढ़िया डॉक्टर, बहुत बढ़िया। अच्छा, भारत विकास परिषद हमारे ही देश में या विदेशों में भी है डॉक्टर साहब? अपने देश में तो बहुत बड़ी है ही, पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, लेकिन कुछ संस्थाएं, कुछ शाखाएं बाहर भी हैं, जैसे अमेरिका में भी। अच्छा। डॉक्टर साहब, आपने ये कहा कि हमारी भारत विकास परिषद की शाखाएं विदेशों में भी हैं, अमेरिका में भी हैं, तो मैं एक चीज़ मेरे को याद आ रही है कि अमेरिका की भी संस्थाएं ऐसी बहुत सी हैं जो हमारे देश में कार्य कर रही हैं, लेकिन उनकी जो कार्यशैली है वो मुझे कुछ डाउटफुल लग रही है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक लायंस क्लब के बारे में तो ये कहना चाहूँगा कि लायंस क्लब भी एक विदेशी संस्था है, लेकिन हमारे देश के अंदर हमारे देश के लोग जुड़े हुए हैं, और उसमें जो फंड आता है मुझे लगता है कि यहाँ का फंड बाहर भी जाता है। तो क्यों ना लायंस क्लब के जितने भी लोग भारत विकास परिषद से जुड़ जाए, ताकि देश का पैसा तो देश में रहे कम से कम। इसके हो बारे हो सकता है रतवी जी कि आपकी जानकारी बड़ी है। कि लेकिन भारत विकास परिषद एक ध्येय पे काम करता है कि वो अपने नागरिकों को स्वावलंबी बनाना चाहता है। वो अपने सामर्थ्य के अनुसार बड़ा होके पहले चाहे मदद ले, लेकिन आगे मदद देने लायक बने, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और इसी उसमें जो सेवा का कार्य है वो जैसे सदस्य करते हैं, लेकिन वो साथ साथ में एक चीज चाहते हैं कि जो हमारा सेवा ले रहा है वो संस्कारित बने और आगे उसी संस्कार सोच से सेवा करने लायक बने। एक संस्था और है, विदेशी संस्था डॉक्टर साहब, मैं उसके बारे में कई चीज़ों का तो मैं आई विटनेस हूँ। उसमें एक इस्कॉन फाउंडेशन है, वो भक्ति का वो रखती है। उसमें तो ये है कि काफ़ी आरोप लगते हैं इसमें। एक तो ये है कि वो 5-7% तो यहाँ खर्च कर देती है, बाकी सारा जितना भी फंड है वो अमेरिका में ले जाती है, और भी दूसरे कई वो हैं। लेकिन उसमें जो आरोप लगते हैं, एक तो ये है कि बच्चों के ऊपर यौन शोषण का आरोप लगता है। ये आरोप है या सच्चाई, इसके बारे में मैं तो आई विटनेस नहीं हूँ, लेकिन एक चीज़ का मैं आई विटनेस जरूर हूँ कि इस्कॉन के जो मेंबर है ना, वो रोडों के ऊपर खड़े होते हैं, चौक के ऊपर खड़े होते हैं, और आने जाने वाले जो गाड़ियों वाले हैं उनको रोकते हैं और उनको भगवत गीता देते हैं, ये कह के कि जी ये गिफ्ट है आपको, बिल्कुल फ्री में गिफ्ट है। लेकिन फिर तभी ये कह देते हैं कि जी आप बदले में चंदा दो, डोनेशन दो। और अगर कोई आदमी ये कहता है कि ये गिफ्ट है और गिफ्ट फ्री में होता है, तो आप चंदा किस लिए ले रहे हैं, तो उससे वो वापस भी ले लेते हैं भगवत गीता, और फेस इंप्रेशन से उसके साथ मतलब ऐसा इंसल्टिंग फेस इंप्रेशन का उनका वो रहता है कि ये मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ गलत है। ये क्यों हो रहा है? देखिए, इस्कॉन संस्था एक रिनाउंड संस्था है और उन्होंने कृष्ण भगवान के ऊपर मंदिर बनाए हैं, और निश्चित रूप से वो एक बड़ा कार्य दिखाने की कोशिश कर रहे हो, धार्मिक कार्य, लेकिन वो दिखावा भी हो सकता है। मैं उस विषय में नहीं कहूंगा। जो दिखाई देता है वो हमें, आप जो जानकारी दे रहे हैं वो बहुत बड़ी जानकारी है, और हमें उसके प्रति जागरूक होना पड़ेगा। अगर गिफ्ट के दिखाने के माध्यम से पैसा कलेक्शन कर रहे हैं खुद तो ये गलत कार्य है। खुद मुझे भी दिया है कि सर ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट गिफ्ट है, और जब मैं धन्यवाद करके निकलने की कोशिश की तो उन्होंने कहा अरे सर कुछ डोनेशन तो दे के जाइए। और अगर ये मैंने ये कहा कि तो आपने गिफ्ट दिया है, तो बोले गिफ्ट दिया तो ये थोड़ी फ्री में दे देंगे, और पैसा लेने की कोशिश की। बिल्कुल सत्वी जी, गिफ्ट का मतलब तो गिफ्ट ही होता है, उसमें रिटर्न कुछ नहीं होती, सिर्फ एक अच्छी भावना दें, ये एक आशा हो सकती है, लेकिन उसके लिए मॉनेटरी बेनिफिट के लिए गिफ्ट नहीं दी जाती। चीटिंग भी मुझे लगता है ये चीटिंग भी कह सकते हो आप इसको। क्या सरकार को नहीं रोकना चाहिए? निश्चित रूप से हमारी जांच एजेंसियां इस तरफ ध्यान दें, और अगर ऐसा कुछ निकले
तो उनको कोर्ट के सामने लेके आए। जी जी। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं ये पूछना चाहूँगा, ठीक है आप इस शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, आपने बच्चों को शिक्षा का दान दिया है, भारत विकास परिषद से भी जुड़ कर आपने समाज के लिए कार्य किया, लेकिन क्या कभी व्यक्तिगत रूप से भी आपने इन संस्थाओं को छोड़कर व्यक्तिगत रूप से भी क्या समाज के लिए कुछ किया आपने आर्थिक रूप से? देखिए सतवी जी, एक शिक्षक समाज सेवी ही होता है। वो चाहे वेतन भोगी हो, लेकिन उसका बहुत ही निर्मल सोच होती है जी कि वो समाज में शिक्षा का विस्तार फैलाए, और जो भी उसके बच्चे विद्यार्थी होते हैं वो उनको ज्यादा से ज्यादा विकसित करे और वो अपने पैरों पर खड़े हों। इससे बड़ी समाज सेवा मुझे तो नहीं लगता कि कोई और होती होगी, लेकिन मैं क्योंकि समाज का प्राणी हूं, तो जो भी अच्छी कार्य करने वाली संस्थाएं हैं मैं उनसे जुड़ने की कोशिश करता हूं, चाहे वो मंदिर हैं या गौशाला हैं, तो उनसे मैं यथासंभव अपना तन मन धन देने की कोशिश करता हूं। बहुत बढ़िया सर। क्या आप किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं क्या? मेरी विचारधारा गैर राजनीतिक ही रही है, लेकिन अभी भारतीय जनता पार्टी उन्होंने मुझे प्रदेश की कार्यकारिणी में बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ में सदस्य के नाते अभी लिया है जी। और बुद्धिजीवी तो हमेशा ही अच्छे कार्य की तरफ देखता है। सर आप बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, जिसकी सरकार आज देश में भी प्रदेश में भी, लेकिन आपको नहीं लगता कि प्रदेश के अंदर बीजेपी के पिछले 10 साल के राज में क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़े हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा है सर, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हरियाणा में रही है, तो ऐसा सरकार ने, मुझे नहीं लगता है कि हरियाणा के लिए, और दूसरा फिर ये कि जातियों को आपस में बांटा है, जाटों को खुदे लाइन लगाया है पार्टी ने, तो ऐसी पार्टी का आपको लगता है कि राज आएगा? और सरकार ने बेरोजगारी में इसमें क्यों नहीं ध्यान दिया? देखिए, हम विचार चारों तरफ के सुनते हैं सतवी जी, और भारतीय जनता पार्टी का, भाजपा का शासन है 10 साल से जी। पहले कांग्रेस का रहा है और पहले भी भारतीय जनता पार्टी दूसरी और पार्टियों से मिलकर भी सरकार बनाई है। निश्चित रूप से सरकार को हमेशा ही पारदर्शी होना चाहिए। अगर कोई क्राइम बढ़ा है तो उसकी तरफ उसकी निगाहें रहनी चाहिए और हमेशा ही जांच एजेंसियों के माध्यम से उनकी जांच करा के और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। चलिए डॉक्टर साहब, होना तो यही चाहिए, लेकिन शायद हरियाणा में ऐसा नहीं हो रहा, जबकि हरियाणा के साथ पहले यूपी का क्राइम के मामले में नंबर 1 था, लेकिन आज वहाँ योगी जी ने कितना कंट्रोल किया है वो तारीफ के काबिल है। लेकिन उतना ही जितना यूपी में, तो उससे ज़्यादा जो क्राइम है वो हरियाणा में पिछले 10 साल के दौरान बढ़ा है। लेकिन चलिए, सरकार को ध्यान देना चाहिए इसके ऊपर। अच्छा डॉक्टर साहब, आपकी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा भी है क्या? नहीं सतवी जी, मेरी कोई पॉलिटिकल महत्वाकांक्षा नहीं है। कभी चुनाव लड़ने की? अभी मैंने तो कहीं अपनी पंचायत का इलेक्शन भी नहीं लड़ा। वो तो मनोहर लाल खट्टर जी ने भी नहीं लड़ा था। अरे चलिए सर, बहुत बढ़िया सर, आपने हमें टाइम दिया, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं सर। एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आप समाज को कोई संदेश देना चाहेंगे? सतीश जी, मैं तो यही कहूंगा भारत लिंक चैनल के माध्यम से जी कि हमारे देश का हर बच्चा पढ़े जी, स्वावलंबी बने जी, और देश का नाम पूरे विश्व में ऊंचा करे। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, आपने अच्छा संदेश दिया। तो दोस्तों, ये थे डॉक्टर अशोक बंसल जी। आपने डॉक्टर साहब के विचारों को सुना, कितने अच्छे इनके विचार हैं, और बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं और शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। समाज, इन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के हित के लिए लगाया है, लोगों की मदद के लिए इन्होंने अपना पूरा जीवन लगाया है। वास्तव में ऐसे आदमियों की समाज को ज़रूरत है। हमें उम्मीद है कि आपको डॉक्टर अशोक बंसल जी के विचार अच्छे लगे होंगे और आपको हमारा भी ये प्रयास अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये हमारा प्रयास अच्छा लगा, डॉक्टर साहब के विचार अच्छे लगे, तो आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें। इसके साथ ही हम आपका भी और डॉक्टर साहब का भी एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सतवी जी, आपने मुलाकात का समय रखा जी, और मैं तो ये कहूंगा कि पूरे देश का जी हमारी सरकार ने नाम ऊंचा किया है। जी जी जी। जैसे कोरोना काल है जी, उसमें
वैक्सीन के माध्यम से, हॉस्पिटल्स के माध्यम से जी। जितने लोगों की जान बची है, जी जी तो हमें उसके लिए न केवल हमें वैज्ञानिकों का हाँ। हमें धन्यवाद करना चाहिए, जी, जी। बल्कि सरकार के माध्यम से जो भी हमारे मैनेजमेंट कर रहे हैं जी उन सब का भी बहुत आभारी होना चाहिए जी जी कि कितने ही बड़ी संख्या में मृत्यु दर हो सकता था, हाँ, सरकार लेकिन ने वो नहीं हुआ। कंट्रोल तो किया। इसका क्रेडिट हम सरकार को जी, अपनी देना चाहेंगे। जी। और ये हम निष्पक्ष रूप से भी देखते हैं जी, जी, कि पूरे विश्व में भी भारत का योगदान विश्व ने सराहा है। जी 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 बिल्कुल धन्यवाद, बिल्कुल धन्यवाद। आपने बहुत सही किया। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही नमस्कार, जय हिंद।